हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप काम जरूर कर पा रहे होगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो भी लाइन बाय लाइन हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक लाइन को अच्छे से रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको अगर इस चैप्टर में 100% स्कोर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको मेरे जो 6 के 6 लेक्चर्स होंगे उन सबको अच्छे से रीड करना है। इससे क्या होगी, आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। सेकंड, आपको जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और बैक एक्सरसाइजेज हैं उन सबको खुद से करना है, सेल्फ करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस रहेगी। बस कोई डाउट्स हो तभी आप किसी वेबसाइट पे जाना। देन लास्ट आप सेकंड लास्ट, आपको जितने भी नोट्स हैं उसी से रिवाइज करना है। बार बार आपको अब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी अपने नोट्स से रिवाइज करना है। और वो नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने अपनी बुक में ही जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको लिख कर रखा है। तो आपको ये सब तो मिल ही जाएगा जब मैं पढ़ा रही होंगी, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ भी डाल दूंगी, तो आप वहां से देख ही सकते हो। आपको क्या करना है, ऐसे ही अपनी बुक में नोट्स लिख लेना है और उससे रिवाइज करते रहना है। देन आपको प्रैक्टिस करना है यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये सब करोगे, पूरे साल थ्रू आउट इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, तो आपको जरूर इस चैप्टर से 100% स्कोर कर पाओगे। अब हम आते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही हम रिएक्टिविटी सीरीज को भी बनाएंगे। देन आयनिक कंपाउंड्स के बारे में मेटलर्जी पढ़ना है। मेटलर्जी बेसिकली अकरेंस वाला जो टॉपिक है, कि हम कैसे मेटल्स को निकालते हैं, नेचर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब। एंड देन लास्ट जो हम चैप्टर 1 में ही पढ़ के आए हैं, कोरोजन वाला टॉपिक। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। In class 9, you have learnt about various elements. You have seen that elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. तो हमने पढ़ा था पहले कि elements जो है हम metals और non-metals के basis पे divide कर सकते हैं. Think of some uses of metals and non-metals in your daily life. मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, हमें पता भी है। जैसे मेटल्स को हम बर्तन बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करते हैं, वही नॉन मेटल्स को हम बाल्टी बनाने में, टॉयज बनाने में, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की चीजें बनाने में यूज करते हैं। What properties did you think of while categorizing elements as metals or non-metals? मतलब जब हम किसी भी एलिमेंट को मेटल्स या नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करते हैं, तो वो मैं आपको अभी पढ़ाने ही वाली हूँ, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। आपने जो पहले पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स? और जो ये जो प्रॉपर्टीज है इनके यूजेस से कैसे रिलेटेड है। जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और इसलिए हम मेटल्स को इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज करते हैं। तो मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उस एलिमेंट के यूजेस से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह कंप्लीट करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. सबसे आसान तरीका किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप करने का क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना। Let us study this with the help of the following activities. हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे 3.1 से लेकर 3.6 तक, और फिर हम सब्सटेंसेस को ग्रुप करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.1 से। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. तो आपको सैंपल्स लेने हैं किस किस के, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के। आपको पता ही होगा ये सारे मेटल्स हैं, और आपको इन सारे मेटल्स की अपीयरेंस को ठीक से नोट करना है। आप पहले देखोगे कि उनके ऊपर ऐसा लेयर सा होता है, और जब आप सैंड पेपर से उस लेयर को हटाते हो तो वो बहुत ही चमकीले होते हैं। तो सारे जो मेटल्स होते हैं, इससे हमें पता चलता है उनके ऊपर एक लस्टर होता है, एक शाइन होती है। चलो इसको आगे अच्छे से पढ़ते हैं। Metals in their pure state have shining surface. मतलब मेटल्स अपने प्योर स्टेट में जब रहते हैं तो उनका एक जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, उसमें चमक रहती है, और इसी शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें जो बताती है कि मेटल्स में शाइन होता है, उसी को हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। हम एक्टिविटी 3.2 देखेंगे। Take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. Try to cut these metals with sharp knife and note your observations. तो आपको फिर से वही सैंपल्स लेना है और उनको चाकू से काटने की कोशिश करना है। हमें ऐसे भी पता है कि हम किसी भी मेटल को चाकू से नहीं काट सकते, मतलब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह को काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड स्टेट में होते हैं। Hold a piece of sodium metal with pair of
टॉन्स। अब हम सोडियम मेटल को अलग से ट्राई करेंगे, वो भी एक मेटल ही है, उसको भी आपको चाकू से काटने की कोशिश करना है। और एक कॉशन भी दिया हुआ है कि सोडियम मेटल को हमेशा केयर से हैंडल करना, क्योंकि वो जो होता है कभी भी आग पकड़ सकता है अगर आप उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो। और वो खुली हवा में भी कई बार उसमें आग पकड़ जाती है, और आपको उसको पकड़ना भी है तो फिल्टर पेपर की हेल्प से पकड़ना है। और फिर उसको वॉच ग्लास पे रखो और उसको नाइफ से कट करने की कोशिश करो, किसे, सोडियम को। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो देखना है। सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को जब कट करने की कोशिश करोगे नाइफ से तो वो कट नहीं होंगे, जबकि सोडियम मेटल जो होता है वो कट हो जाएगा। जिससे हमें क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसे तो हार्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, उनको चाकू से काटना इम्पॉसिबल है। लेकिन सोडियम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मेटल है और आराम से काटा जा सकता है, इवन चाकू से भी। ठीक है। You will find that metals are generally hard. मतलब generally metals क्या होते हैं, hard होते हैं। The hardness varies from metal to metal, और हर metal से दूसरे metal पे depend करता है कि वो कितने hard रहेंगे। Next activity, activity 3.3. Take pieces of iron, zinc, lead and copper. फिर से आपको आयरन, जिंक, लीड, कॉपर लेना है और उनको कहीं रखकर 3-4 बार हैमर से, हैमर यानी हथौड़े से स्ट्राइक करना है, मारना है। और इसी को अलग अलग मेटल से ट्राई करना है। आप क्या देखोगे कि देयर इज अ चेंज इन मेटल शेप। मतलब आप जब आयरन को बार बार ठोकोगे किसी हथौड़े से या किसी भी चीज से, तो वो दबने लगेगी, वो शीट में कन्वर्ट होने लगेगी, चपटी होती जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हम मेटल्स को आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जो बताती है कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। डू यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो इससे हमें पता चलता है, और एक और बात है कि गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज्यादा मेलिएबल होते हैं, उससे आप सबसे ज्यादा आराम से शीट्स बना सकते हो। हम एक्टिविटी 3.4 देखते हैं। दिस द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। आपको उन मेटल्स के नाम बताने हैं जिसके वायर्स को यानी तारों को आपने देखा है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स को जो है थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये मोस्ट मेटल्स की एक एबिलिटी होती है कि आप उनको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब उनको शीट्स में भी मार मार के कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको थिन वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, उसके उससे सबसे आराम से आप तारे बना सकते हो। You will be surprised to know that a wire of 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को ही आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 किलोमीटर लंबे वायर में। 2 किलोमीटर सोच रहे हो कितना ज्यादा होता है। मतलब उतना लंबा वायर आप बना सकते हो सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। इससे हमें पता चलता है कि गोल्ड कितना ज्यादा डक्टाइल है। It is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs. मतलब मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इसी की वजह से हम मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या आप कुछ ऐसे मेटल्स के नाम बता सकते हो जिससे आप कुकिंग वेसल्स बनाते हो। तो एक तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा फेमस है, उसी से हम ज्यादातर आपके कढ़ाई वगैरह जो बनते हैं वो भी एल्यूमिनियम के बनते हैं। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स। क्या आप रीजन बता सकते हो क्यों हम मेटल्स को यूज करते हैं वेसल्स बनाने के लिए। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। और हम इस एक्टिविटी को करेंगे और हमें पता चलेगा कि क्यों हम मेटल्स का ही यूज करते हैं किसी भी कुकिंग वेसल को बनाने के लिए। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। आपको कोई भी एल्यूमिनियम या कॉपर वायर लेना है और इसको इस तरीके से सेटअप कर देना है जैसा इस डायग्राम में शो किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं मेटल वायर है, यहाँ पे इसको क्लैंप स्टैंड से लगा दिया गया, इसको क्लैंप स्टैंड कहते हैं। और नीचे आपने बर्नर लगा दिया, कैंडल लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो। तो हीट द वायर, आपको वायर को हीट करना यूजिंग कैंडल बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। आप क्या ऑब्जर्व करोगे। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला पार्ट जो होता है मेटल का गर्म हो जाता है, एंड धीरे धीरे ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट, फिर धीरे धीरे दूसरा पार्ट भी गर्म हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे जो होगा पूरा वायर, चाहे ये वाला साइड हो या ये वाला साइड हो, पूरा गर्म हो जाएगा। एंड जो मेटल होगा वो मेल्ट भी नहीं करेगा। आप कितनी भी देर उसको लगा दो ना आग के नीचे, बहुत बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने के बाद ही वो मेटल मेल्ट कर सकता है। इतने आराम से आप बर्नर या कैंडल लगा के एक मेटल को
मेल्ट भी नहीं कर सकते हो। जैसे एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है। The above activity shows that metals are good conductors of heat. तो ऊपर वाली एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि मेटल्स जो हैं बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट के, यानी वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर कोई पार्ट गर्म हुआ है मेटल का तो वो दूसरा पार्ट भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने हीट यहाँ प्रोवाइड की लेकिन वर्न सॉरी हीट हर जगह पहुंच गई, हर जगह पार्ट जो मेटल का पार्ट है वो गर्म हो गया। और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब आप इतनी आराम से आपका जो मेटल होगा वो मेल्ट नहीं होगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सबसे जल्दी जो कंडक्ट कर सकते हैं हीट को वो है सिल्वर एंड कॉपर। लीड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब अभी हमने पढ़ा जितने भी मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होंगे, लेकिन यार फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो उसी तरीके से लीड और मर्क्यूरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हम पढ़ेंगे कि यार हीट तो वो कंडक्ट कर लेते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए बेसिकली एक्टिविटी 3.6 करने के लिए आपको इस तरह का सेटअप बनाना है, और इसमें आपको ए और बी के बीच में यहाँ पे कोई सैंपल इंसर्ट करना है। और अगर बल्ब जल जाएगा उसको इंसर्ट करने के बाद तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है वो मटेरियल, और नहीं जलेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर पा रहा है और इसलिए बल्ब नहीं जलेगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप कोई भी मेटालिक सब्सटेंस लेते हो तो मोस्टली चांसेस है कि वो बल्ब ग्लो हो जाए, लेकिन अगर आप कोई नॉन मेटल सब्सटेंस लोगे तो वो बल्ब नहीं जलेगा। थोड़े से इसमें एक्सेप्शंस होते हैं कि कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, बट वैसे जनरली देखा जाए तो मेटल्स ही ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव होते हैं। You must have seen that wires that carry current in your home have a coating of polyvinyl chloride. पीवीसी की जो कोटिंग होती है वो जनरली हमारे वायर्स के ऊपर होती है, आप देख सकते हो वो एक रबर लाइक मटेरियल होता है। आप घर के वायर्स देखोगे तो उसके ऊपर ऐसा सा मटेरियल लगा होता है। ऐसा क्यों लगा होता है? क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी नॉन मेटल होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मेटालिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही रहा है, उसके ऊपर से जब कोटिंग आ जाती है किसी ऐसे सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो हम जब उस वायर को छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। और बेसिकली इसका यही काम है, सेफ्टी पर्पस है ताकि हमें करंट ना लगे। What happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce a sound in striking a hard surface are said to be sonorous. Can you now say why school bells are made of metals? मतलब कि जब भी हम किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जो मेटल्स की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उनको सोनोरियस कहते हैं, और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। तो अब आप क्या रीजन बता सकते हो कि आपके स्कूल बेल्स मेटल्स के बने होते हैं? इसलिए क्योंकि जब भी वो किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं क्वांटिटी में कम है, यानी जो नॉन मेटल्स के टाइप्स हैं वो कम है और मेटल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। There are very few non-metals as compared to metals. Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, hydrogen, etc. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको नॉन मेटल्स के, वो है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन। मतलब नॉन मेटल्स ज्यादातर क्या होंगे, आपके सॉलिड होंगे या गैस के होंगे। बस एक ही कुछ ही ऐसे नॉन मेटल्स होंगे जो लिक्विड होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है ब्रोमाइन, वरना ज्यादातर नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होते हैं या तो गैसियस स्टेट में होते हैं। Do non-metals also have physical properties similar to that of metals? क्या non-metals की physical properties metals की तरह होती है? Let us find out. तो अब इस एक्टिविटी को करके पता लगा सकते हैं। मैं आपको इसकी ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ क्या होगी। एकदम ऑपोजिट होगा, मतलब मेटल्स जैसे होते हैं एकदम उसका ऑपोजिट होगा। जो सरफेस होती है जैसे हमने देखा कि इनकी एकदम से शाइनी होती है मेटल्स की, इसकी थोड़ी रफ सी सरफेस होती है, आपको किसी भी ऐसा शाइन नहीं दिखेगा। उसी तरीके से हार्डनेस भी देखोगे तो मोस्ट नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, जैसे चौक वगैरह को देख लो, आप उसको हिट करोगे वो टूट जाएगा। उसी तरीके से मैलिएबिलिटी भी, भाई हम नॉन मेटल्स को पेपर थिन शीट में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। डक्टिलिटी भी, वो इतने डक्टाइल नहीं होते कि हम उनके वायर्स बना सके। नीदर मोस्ट नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते, और मोस्ट नॉन मेटल्स सोनोरिटी भी नहीं, उनके पास सोनोरिटी प्रॉपर्टी भी नहीं है। मतलब जब आप उनको किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करोगे तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो मतलब
बेसिकली नॉन मेटल्स मेटल्स के एकदम ऑपोजिट है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट अगेन ये जो प्रॉपर्टीज है वो जनरल है, general physical properties. On the basis of observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. तो आपको डिस्कस करना है इन जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरल वर्ड क्यों यूज किया हुआ है कि जनरली मतलब ज्यादातर जो मेटल्स होंगे वो इस तरीके होंगे या ज्यादातर नॉन मेटल्स इस तरीके के होंगे, जरूरी नहीं कि सारे ही इस टाइप के हों। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone. मतलब ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नहीं कह सकते कि ये मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे। जैसे अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर रहा है तो आप तुरंत से ये बात नहीं कह सकते हो कि ये तो नॉन मेटल ही होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि एक ऐसा नॉन मेटल का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, जो कि है ग्रेफाइट। तो हम इस बस यही उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर उनको मेटल या नॉन मेटल नहीं कह सकते, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में नहीं डिसाइड कर सकते। तो इसका रीजन है देयर आर मेनी एक्सेप्शन। हम इनमें से कुछ एक्सेप्शन को पढ़ने वाले हैं और आपके एनसीईआरटी में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। जब भी आपकी बुक में कुछ भी पॉइंट में दिया होता है आप वही समझ जाओ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी बुक ने उसको पॉइंट्स में दिया। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब सारे मेटल्स जो हैं सॉलिड में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, सिवाय मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। In activity 3.5, you have observed that metals have high melting point. तो हमने एक्टिविटी 3.5 में क्या देखा था कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। बट गैलियम एंड केशियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी गैलियम और केशियम ये दोनों भी मेटल्स हैं पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। आप उसको हाथ पे भी रखोगे, these metals will melt if you keep them on your palm। मतलब आप अपनी palm पर भी इसको रखोगे तो आपकी palm पे भी की गर्मी से ही ये पिघल जाएंगे। इतने ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन दो मेटल्स का। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल जो होता है जनरली रफ सरफेस होता है, लस्टर नहीं होती, शाइन नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर रहता है जो शाइन होता है। उसी तरीके से कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। और आपका जो कार्बन है वो भी एक नॉन मेटल है और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। एलोट्रोप बेसिकली क्या है, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रोप कहते हैं। मतलब डायमंड, जैसे एक डायमंड हो गया कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। उसी तरीके से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स को ही हम उसके एलोट्रोप कहेंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन एक नॉन मेटल है तो उसका एलोट्रोप भी नॉन मेटल होगा। जैसे डायमंड, डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का और वो भी नॉन मेटल है। बट नॉन मेटल होने के बाद भी वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो आज तक में पता चला है। उससे ज्यादा अभी तक हमें कोई भी हार्ड सब्सटेंस नहीं पता। तो हमने बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं होते, पर यहाँ पर तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ही एक नॉन मेटल है। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी कार्बन का एक और एलोट्रोप है। तो ये भी एक नॉन मेटल हुआ, पर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। Alkali metals, lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife। मतलब alkali metals इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं कि आप उनको एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स होते क्या है, तो इसका सीधा सा आंसर है जो एकदम सॉफ्ट होते हैं और आप उनको नाइफ से कट कर सकते हो, उनकी लो डेंसिटी होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उन सारे मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ये वाले जो मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और इनको नाइफ से आप कट कर सकते हो, लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इनको हम कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं और आप इनको चाकू से भी काट सकते हो, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties। हम एलिमेंट्स को ज्यादा क्लियरली कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे होते हैं हमारे एक्सेप्शन। हम एक्टिविटी 3.8 को देखेंगे और उसमें भी हम उनकी वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। एक मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको थोड़ा सा एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और थोड़ा सा सल्फर पाउडर लेना है। हमें पहले ही पता है कि मैग्नीशियम रिबन मेटल होता है और सल्फर पाउडर एक नॉन मेटल होता है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज फॉर्म एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है और उसके जो एशेज होंगे उसको कलेक्ट करना है, मतलब जो बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको कलेक्ट करना है और पानी में डिसॉल्व करना है।
there's a resultant solution with both red and blue litmus paper. एक बात और बताना चाहूंगी, जितने भी एक्टिविटीज है यूट्यूब पे एक चैनल है एजे पटेल इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये सारे एक्टिविटीज करके दिखाया, इवन एक्सप्लेन भी किया। तो आप सर्च करोगे एक्टिविटी 3.8 तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैं इस वाली एक्टिविटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, उसके बाद जो एशेस फॉर्म होंगे उसको पानी में डिजोल्व करना है और टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। तो आप क्या देखोगे कि जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो ब्लू ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैग्नीशियम क्या होगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बाद जो फॉर्म हुआ है हम उसकी बात करें, उसको ही हमने वाटर में डिजोल्व किया है, तो वो क्या होगा, एसिड सॉरी बेसिक होगा। तो मैग्नीशियम के बाद जो फॉर्म हुआ है उसको बर्न करने के बाद वो पहले क्या होगा ये बता दो। वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेड पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ना बर्न सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर को भी बर्न करो, और जब जो फ्यूम्स निकलेंगे, फ्यूम्स यानी गैसेस निकलेंगी, उसके ऊपर एक गीले टेस्ट ट्यूब से चेक करो, गीले लिटमस पेपर से चेक करो, और आप क्या देखोगे कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि सल्फर को जलाने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, एसिडिक है, क्योंकि उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इनके लिए इक्वेशंस लिखना है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने जब मेटल को बर्न किया तो एक मेटालिक ऑक्साइड मिला, और उसी तरीके से सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने जब एक नॉन मेटल को बर्न किया तो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं, वही नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इससे हमें एक और प्रॉपर्टी पता चलती है कि मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। मतलब मोस्ट नॉन मेटल्स को जब आप बर्न करोगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड देंगे जो पानी में डिजोल्व कर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड सॉरी, जब आप उनको पानी में डिजोल्व करोगे नॉन मेटल्स को के बाद जो प्रोड्यूस होगा, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे, आप जब उनको पानी में डिजोल्व करोगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड देंगे। उसी तरीके से मेटल्स जो होंगे वो बेसिक ऑक्साइड देंगे। तो ये भी एक उनमें से एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। इन टेस्ट क्वेश्चन और बैक साइड जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको खुद ही करना है। एक बार मैं जल्दी से एकदम फटाफट से आपको एक समरी दे देती हूँ कि हमने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा। की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मेटल्स के पास लस्टर होता है यानी शाइनी सरफेस होता है। मेटल्स हार्ड या सॉलिड होता है लेकिन उनकी हार्डनेस डिफर करती है। जैसे सोडियम बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, आप उनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। उसी तरीके से मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं। उसी तरीके से डक्टिलिटी पे आते हैं। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो बताती है कि हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है उसका नाम है गोल्ड। थर्मल कंडक्टिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि मेटल जो है हमारे हीट को कंडक्ट कर सकती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं करते हैं। और बेस्ट थर्मल कंडक्टिव जो होते हैं वो है सिल्वर एंड कॉपर। ये सबसे ज्यादा जल्दी हीट को कंडक्ट कर सकते हैं वो। और मेटल्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं और सिनोडियस भी होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ईदर सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमाइन जो कि एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी एकदम ऑपोजिट है मेटल की प्रॉपर्टी से। और हम किसी भी एलिमेंट को सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। अब हम ये एक्सेप्शंस को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। मर्क्यूरी जो होता है एक मेटल होता है बट लिक्विड है। उसी तरीके से बेरियम केशियम मेटल होते हैं लेकिन उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है लेकिन नश्वरत होता है। कार्बन से भी डिफरेंट फॉर्म्स पाए जाते हैं जिनको हम एलिट्रोप कहते हैं। तो हमने दो का नाम पढ़ा, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो है नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है नॉन मेटल होते हुए भी। और अल्कली मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। होते ये मेटल्स ही है लेकिन इनकी थोड़े एक्सेप्शन है, ये अलग होता है थोड़े से। एग्जाम्पल्स के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। एंड देन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।